क्लाइमेटोलॉजी में हमारा अगला टॉपिक है हीट बजट ऑफ प्लैनेट अर्थ। तो क्या यह धरती का उष्मा बजट है या धरती के इंटीरियर पार्ट का है या हमारे पृथ्वी के वायुमंडल का है, किसका है? पहला क्वेश्चन तो यही उठ सकता है। तो निश्चित ही जो पृथ्वी का इंटीरियर पार्ट है, अंदर का भाग है, उसके अंदर जो अनेक प्रकार की परतें हैं, उनके अंदर विभिन्न प्रकार का टेम्परेचर जोन पाए जाते हैं। तो उनका जिक्र हम यहाँ आज नहीं कर रहे हैं। हम केवल पृथ्वी के धरातल का जो हीट बजट है उसको डिस्कस करेंगे, या यूँ कह सकते हैं पृथ्वी के वायुमंडल का, क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी आखिरकार पूरी हमारी वायुमंडल पर ही आधारित है। तो अब यह हो गई हमारी अर्थ, और एक हम सूर्य और बना लेते हैं, ऊपर छोटा बना लेते हैं, हालांकि वैसे तो सूर्य पृथ्वी से बहुत बड़ा है। तो सूर्य से जितनी ऊष्मा निकलती है, जितनी भी एनर्जी सूर्य छोड़ता है, उसका 2 अरबवां हिस्सा ही पृथ्वी को प्राप्त होता है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, यानी बहुत थोड़ा सा हिस्सा पृथ्वी के हिस्से आता है। फिर पृथ्वी पर जहाँ भी पृथ्वी का, यदि हम यह कहें जो ऊपरी छोर है उसका, वायुमंडल की ऊपरी परतें हैं, वहाँ पर यदि हम 1 वर्ग सेंटीमीटर एरिया लें, 1 वर्ग सेंटीमीटर या पर सेंटीमीटर स्क्वायर जितनी जगह लें, तो उस पर प्रत्येक मिनट 2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कहाँ से? सूर्य से। तो ये औसत है। इसे क्या कहा जाता है? इसे सौर स्थिरांक कहा जाता है, या इंग्लिश में कहें सोलर कांस्टेंट। हालांकि ये कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो कुछ विशेष दिन ऐसे होते हैं, खासकर जब जुलाई महीने के अंदर जब पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर होती है, जनवरी में बहुत पास आ जाती है, तो तब ये सौर स्थिरांक है वो कम ज़्यादा होता रहता है। लेकिन औसतन 2 कैलोरी हम मानते हैं कि 2 कैलोरी हर मिनट मिल रही है पृथ्वी को। कहाँ से? सूर्य से, प्रत्येक 1 वर्ग सेंटीमीटर जगह पर। तो इस 2 अरबों हिस्से का इतनी कैलोरी हमें प्राप्त हो रही है। तो क्या यह हर जगह एक समान है? क्या इतनी ही पृथ्वी के धरातल तक पहुंचती है? यानी क्या होता है इसका, यदि हम कितना ताप या ऊष्मा प्रकाश आ रहा है, कितना वापस जा रहा है, इस सभी का जब हम लेखा जोखा पढ़ते हैं तो वही हमारा क्या होता है? हीट बजट होता है। अब चूंकि सूर्य से निकलने वाली ऊष्मा है वो पृथ्वी तक पहुंचते पहुंचते अनेक प्रक्रियाओं का उसको सामना करना पड़ता है। जैसे सबसे पहले वायुमंडल के ऊपरी छोर पर स्ट्रेटोस्फीयर है, वहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर सूर्य से आने वाली एक्स और गामा किरणें हैं, वे आयन मंडल के अंदर आयनाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। अल्ट्रावायलेट हैं, वे ओजोन लेयर के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, या और नीचे आने पर वायुमंडल कुछ हिस्सा सीधा ही अवशोषित कर लेता है। पृथ्वी पर वायुमंडल के जो बादल हैं वे भी अनेक हिस्सा इसका परावर्तित कर देते हैं। तो कुल मिलाकर यदि हम इस पूरे लेखे जोखे को यदि हम समझेंगे तो वो हमारा एक हीट बजट होगा, और उसके अंदर एक गणितीय कैलकुलेशन हम करेंगे, और आइए उसको देखते हैं। तो यह मान लेते हैं कि 100 यूनिट ऊर्जा सूर्य से निकली है, पृथ्वी की ओर आ रही है। जितनी ऊर्जा है सभी को हमने 100 यूनिट मान लिया है कि 100 इकाई ऊर्जा आ रही है। इसमें से 6 यूनिट ऊर्जा जब पृथ्वी के वायुमंडल के साथ टकराती है तो वहीं से वापस स्कैटर कर जाती है, हिंदी में जिसे कहते हैं प्रकीर्णित हो जाती है, या और आसान शब्दों में कहें वापस रिफ्लेक्ट कर जाती है। कितनी? 6 यूनिट। यानी वायुमंडल के आगे ये अंदर हमारे धरातल तक नहीं आती है, 6 यूनिट वापस स्पेस की ओर प्रकीर्णित कर दी जाती है, रिफ्लेक्ट या परावर्तित कर दी जाती है। उसके बाद कुछ और अंदर जब आते हैं तो 27 यूनिट ऊर्जा बादलों से जब टकराती है तो बादलों के द्वारा पृथ्वी पर जहाँ भी बादल मौजूद हैं वहाँ से टकराकर ये भी वापस स्पेस की ओर परावर्तित हो जाती है। अब आप समझ सकते हैं, या इस क्वेश्चन उठ सकता है कि बादलों में ऐसा क्या है? बादल तो बिल्कुल हल्के फुल्के ठंडे बादल होते हैं, लेकिन चूंकि बादलों की ऊपरी परत है वो बर्फ़ से निर्मित होती है, बर्फ़ के छोटे छोटे क्रिस्टल से बनी होती है, और बर्फ़ का आल्बिडो बहुत ज़्यादा होता है। आल्बिडो का मतलब होता है कोई पदार्थ कितनी ऊष्मा या ऊर्जा को
परावर्तित कर देता है वह ऑल्बिडो कहलाता है। तो बर्फ़ का एल्बिडो ज़्यादा होता है, इसलिए बादल 27 यूनिट को वापस भेज देते हैं अंतरिक्ष की ओर। तो ये भी हमारे वायुमंडल के अंदर, या हम कहें और आगे हमारे धरातल तक प्रवेश नहीं कर पाती है। तो 27 और 6 33। फिर 2 यूनिट हमारे हिमाच्छादित प्रदेश हैं, जो पृथ्वी पर जितने भी जो ग्लेशिएटेड माउंटेन्स हैं, जहाँ पर पर्वतों के ऊपर जो बर्फ़ जमा हुई है, उन बर्फ़ का भी तो ऑल्बिडो होगा। तो वहाँ से जब बड़े बड़े जो जैसे हिमालयाज़ हैं, उनकी जो आइस कैप होती हैं, तो उनसे टकराकर भी वापस भेज दी जाती है। तो कुल कितनी हो गई? 35 यूनिट हो चुकी है। ये 35 यूनिट क्या कहलाती है? पृथ्वी का एल्बिडो कहलाती है। यानी ये 35 यूनिट पृथ्वी के धरातल तक नहीं पहुंचती है, उससे पहले ही वापस अंतरिक्ष के अंदर भेज दी जाती है। इसके अतिरिक्त एक चीज़, यदि आप एल्बिडो अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। एल्बिडो की परिभाषा यही होती है कि कोई भी पदार्थ या पिंड कितनी मात्रा में ऊर्जा को परावर्तित कर देता है, वापस भेज देता है, अपने अंदर नहीं समेटता है, यह हम कह सकते हैं। तो पृथ्वी का ऑल्बिडो 35 है। सीमेंट का अलग होता है, मिट्टी का अलग होता है, वृक्षों का अलग है, ह्यूमंस का अलग होता है, हम भी ऊर्जा और ताप छोड़ते हैं। तो 35, अब कितनी बच गई? इसके बाद बच गई है 65 यूनिट। अब ये 65 यूनिट पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर प्रवेश करती है, लेकिन इसमें से भी फिर 14 यूनिट वायुमंडल खुद एब्जॉर्ब कर लेता है। वायुमंडल के अंदर जो वाटर वेपर हैं, डस्ट पार्टिकल हैं या अन्य मॉलिक्यूल्स हैं छोटे छोटे, वे इसे अवशोषित कर लेते हैं। तो धरातल तक तो ये 14 भी नहीं पहुंच रही। अब कितने बच गए? केवल 65 में से 14, यहाँ 51 यूनिट बचे हैं। तो 100 यूनिट चला था प्रकाश और ऊष्मा, कितना बचा? 51। ये 51 यूनिट ही धरती के धरातल तक, पृथ्वी के धरातल तक हमारे पास पहुंचता है। तो आप देख सकते हैं लगभग आधा तो हमारे पास पहुंचा ही नहीं, तो बहुत कम ऊष्मा हमारे पास पहुंचती है। इस 51 का अब जो अवशोषण है वो होगा, एब्जॉर्बेशन होगा, इसको एब्जॉर्ब करेंगे। तो 51 पृथ्वी इसको अब अपने काम में लेगी। जो जो काम पृथ्वी को करने होते हैं, जो इनके अंदर जो महासागर हैं, वे इस ताप को अलग तरह से ग्रहण करेंगे, वृक्ष अलग तरह से ग्रहण करेंगे, मिट्टी अलग तरह से इसको ग्रहण करेगी, और उसके बाद धरती भी वापस इस ताप को छोड़ देगी। धरती जब इसको छोड़ेगी, ये जो 100 यूनिट आ रहा है, ये तो होता है शॉर्ट वेव के अंदर, यानी लघु तरंग धैर्य का होता है। और पृथ्वी जब इसको छोड़ेगी, यानी पृथ्वी खुद गर्म होकर जो ताप छोड़ती है, वो लॉन्ग वेव का होता है। लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन उसे कहा जाता है, दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण। और सूर्य से आ रहा है वो शॉर्ट वेव का होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस जो पजल को सुलझाया था एक साइंटिस्ट है, प्लैंक। तो प्लैंक का नियम कहता है कि जो भी पदार्थ या पिंड जितना ज़्यादा गर्म होगा, जितनी ज़्यादा उसके अंदर ऊर्जा होगी, ऊष्मा होगी, जब वो ऊष्मा छोड़ेगा तो उतने ही लघु तरंग धैर्य की ऊष्मा छोड़ेगा। तो हम देख सकते हैं पृथ्वी सूर्य के मुकाबले बहुत कम इसके पास ताप होता है, तो पृथ्वी जो ऊर्जा छोड़ेगी वो अपेक्षाकृत काफ़ी ज़्यादा, इसका तरंग धैर्य ज़्यादा होगा। तो सूर्य के पास ऊर्जा बहुत अधिक है, बेशुमार है, तो उसकी जो तरंग धैर्य निकल रही हैं वो बिल्कुल ही शॉर्ट वेवलेंथ की होती है। तो 100 यूनिट जो आ रही है ये शॉर्ट वेव की है, पृथ्वी जो छोड़ रही है ये लॉन्ग वेव की होती है। तो इस 51 में जो पृथ्वी ने पार्थिव विकिरण छोड़ा है, इसमें से फिर 17 यूनिट सीधा पृथ्वी स्पेस को वापस भेज देगी अपनी पार्थिव विकिरण के द्वारा। और कितना बच गया? 34 यूनिट। ये 34 यूनिट पृथ्वी भेजेगी वायुमंडल की ओर। वायुमंडल के अंदर कई प्रक्रियाओं के तहत पृथ्वी इस 34 यूनिट को भेजती है। यानी पृथ्वी जो 17 यूनिट तो सीधा स्पेस के अंदर चला जाएगा। अनेक प्रकार की खिड़कियां हैं। खिड़कियां कहाँ पर? खिड़कियों से आशय है जहाँ पर बिल्कुल ही जो आकाश है बिल्कुल स्वच्छ होता है, बिल्कुल साफ़ होता है, वहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है। जैसे खासकर बर्फीले एरिया हैं, पोलर एरियाज़ हैं दोनों तरफ, तो यहाँ से जो पृथ्वी ताप छोड़ रही है इन इलाकों से, वो सीधा स्पेस की ओर जाता है, क्योंकि रास्ते के अंदर इनके पास कोई धूलकण नहीं है, कोई अन्य मॉलिक्यूल्स नहीं है, वाटर वेपर नहीं है, बादल नहीं है, तो पृथ्वी सीधा इसको छोड़ देती है। ऐसे कई जगह होते हैं, ये जो रेडिएशन विंडो कहलाते हैं,
पोल्स पे हैं या बड़ी बड़ी माउंटेन्स पर हैं या रेगिस्तान के ऊपर हैं, वहाँ से सीधी ही ये हो जाती है। तो 17 यूनिट तो पृथ्वी सीधा स्पेस की ओर ट्रांसफ़र कर देती है, 34 पृथ्वी भेजती है वायुमंडल को। वायुमंडल के अंदर कई प्रक्रियाओं के तहत एक तो पार्थिव विकिरण, इसके अतिरिक्त तापीय संवहन, अभिवहन, कंडक्शन भी आप नाम देख सकते हैं। पार्थिव विकिरण का मतलब पृथ्वी ने ताप छोड़ा और वो ताप सीधा ऊपर की ओर चला गया है। और तापीय संवहन, पृथ्वी जब गर्म होती है तो पृथ्वी के साथ लगने वाली हवा भी गर्म हो जाती है। वो हवा ऊपर उठते समय क्या कहलाती है? तापीय संवहन कहलाती है। और अभिवहन, पृथ्वी के साथ लगती वायु गर्म हुई, फिर उसके साथ लगते कण गर्म होंगे, इससे आगे से आगे पृथ्वी गर्म होती जाती है। वायुमंडल इसी तरह गर्म होता है। तो इन सभी प्रक्रियाओं के तहत ये 34 यूनिट भी वायुमंडल के अंदर पहुंचा दी जाती है। तो वायुमंडल इसका अवशोषण करेगा। वायुमंडल ने 14 यूनिट तो 65 में से सीधी ली थी इससे, और 34 यूनिट पृथ्वी से ली है। तो वायुमंडल कुल मिलाकर 48 यूनिट्स को एब्जॉर्ब करता है और फिर वापस इसको स्पेस की ओर लौटा देता है, अपने पास नहीं रखता है। तो हम देख सकते हैं 48 यूनिट वापस गई, 17 पृथ्वी ने भेज दी थी, 17 और 48 65। तो ये इस तरह ये लेखा जोखा यहाँ पर इनका बना रहता है। पृथ्वी के अंदर जो हीट बजट है इसी तरह कार्य करता है। अब इसके अंदर दो चीज़ें और जो महत्वपूर्ण हैं वे हम देख लेते हैं। इसमें पहली चीज़ है कि पृथ्वी जब सूर्य से ताप ग्रहण करती है तो 37.5 डिग्री नॉर्थ और 37.5 डिग्री साउथ, ये जो इलाके होते हैं, यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में सूर्य तप मिलता है। सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की ऊष्मा ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ से जो ऊष्मा का ह्रास होता है, पृथ्वी जो पार्थिव विकिरण छोड़ती है वो कम होती है। किस अनुपात में? क्योंकि इन्हें मिल ज़्यादा रहा है और पृथ्वी की ताप ग्रहण करने की और ताप छोड़ने की अपनी क्षमता है, लेकिन इन्हें सारा साल यहाँ पर वर्ष भर ताप मिलता रहता है। तो ये ज़्यादा ताप वाले क्षेत्र बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त जब इन इलाकों की हम तुलना करते हैं इस 37.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ से, तो यहाँ मिल कम रहा है क्योंकि किरणें हैं, जो ऊष्मा है वो तिरछी होकर पहुँचती है। इसके अतिरिक्त यहाँ रेडिएशन विंडो होने के कारण यहाँ से ताप ज़्यादा निकल रहा है, तो ये न्यून ताप वाले क्षेत्र बन जाते हैं। अब यदि हम शुरू से लेकर पृथ्वी का इतिहास आज तक देखें तो एक चीज़ हम नोट कर सकते हैं कि आज तक यदि यही प्रक्रिया चलती रहे तो इतने हजारों लाखों सालों में अब तक ये हिस्से तो गर्म होकर जल जाने चाहिए थे और ये हिस्से ठंडे होकर जम जाने चाहिए थे। बिल्कुल ही यहाँ जीवन नहीं होना चाहिए था 37.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ से ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो ये ज़्यादा ताप का क्षेत्र है, यहाँ से एक तो ट्रेड विंड्स और इसके साथ जो महासागरीय धाराएं हैं, जो करंट्स बहती हैं, ओशियन करंट्स, ये बहुत बड़े ऊष्मा ताप इंजन के रूप में काम करते हैं। ऐसा लगता है पृथ्वी को यदि हम देखें कि यहाँ बहुत बड़े बड़े इंजन लगे हुए हैं जो कि ऊष्मा और ताप को दूर इलाकों तक, ठंडे इलाकों तक पहुँचा रहे हैं। इसलिए ये ज़्यादा ताप वाले इलाके बहुत अधिक गर्म नहीं होते क्योंकि यहाँ का ताप ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ऊपर और नीचे, और इन इलाकों पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ नहीं जमती है क्योंकि यहाँ से ताप द्वारा जो ताप है वो इन प्रक्रियाओं के द्वारा पहुँचा दिया जाता है। तो एक चीज़ तो ये है, आपने ध्यान रखना है कि इन क्षेत्रों को ताप ज़्यादा मिलता है, किन्हें कम। दूसरी चीज़ जो कि हमने हीट बजट के अंदर डिस्कस करनी थी कि इसके अंदर जब हम यह देखते हैं कि पृथ्वी ने दिन में जो ताप ग्रहण किया है उसे वो रात में छोड़ती है, तो रात में पृथ्वी से निकलने वाली जो भी रेडिएशन है उसमें कुछ को वायुमंडल अपने पास रोक लेता है। वायुमंडल रोकता है तो यहाँ का जो ताप है वो, या यूँ कहें वायुमंडल की परतें हैं, वे धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाती है और पृथ्वी ने चूँकि ताप छोड़ दिया है तो पृथ्वी ठंडी होना शुरू हो जाती है। अब रात में जो एनर्जी का ट्रांसफ़र है वो वापस वायुमंडल से नीचे की ओर होता है। दिन में तो पृथ्वी ताप छोड़ती है वायुमंडल की ओर, रात में कुछ ताप वापस वायुमंडल छोड़ता है पृथ्वी की ओर। यह बहुत ज़रूरी है, खासकर पृथ्वी पर पेड़ पौधों या जितने भी वनस्पति है उनका जीवन बनाए रखने के लिए, क्योंकि उनके पास
ऊर्जा नहीं होती है रात में, ताकि वे अपना जीवन यापन कर सकें। इसलिए वायुमंडल वापस ऊर्जा छोड़ता है, क्योंकि वायुमंडल के अंदर अनेक गैसें हैं, CO2 है या अन्य हरित गैसें हैं, जो कि सारी गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। और इसी बीच धरातल ठंडा हो जाता है। और ऊर्जा का जो बेसिक नियम वो कहता है कि ऊर्जा हमेशा ज़्यादा से कम की ओर ट्रांसफ़र होती है। तो ऊर्जा वापस धरातल की ओर आती है। फिर अगले दिन वही सर्कल शुरू होता है हीट बजट का, फिर से ऊर्जा निकलती है। तो इनके बीच एक बैलेंस बना रहता है और पृथ्वी पर जीवन चलता रहता है। धन्यवाद।